हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर पर्यावरण प्रदूषण लेकर आया हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, प्रदूषण क्या होता है? जब हमारे वातावरण में अवांछित पदार्थ आ जाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है, जिससे कि प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे वातावरण में अवांछनीय और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो वातावरण होता है वह दूषित हो जाता है। और इस प्रकार से जिन कारकों के कारण वातावरण का संतुलन बिगड़ता है उन कारकों को प्रदूषक या पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। और वातावरण में वांछित पदार्थों का प्रभाव ही प्रदूषण कहलाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, प्रदूषण की परिभाषा वैसे तो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग दी है, परंतु प्रदूषण की जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक सम्मत परिभाषा है वह यह है कि प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सभी जैविक पदार्थों एवं मानव का जीवन दुर्लभ हो जाए। पर्यावरण के प्रदूषण में काफी हद तक मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पर्यावरण प्रदूषण जो है काफी हानिकारक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वातावरण में अनेकों हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जो कि श्वास के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में वायु जाने के बाद में ऑक्सीजन का अवशोषण होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे द्वारा फेफड़ों में जाने वाली वायु ही प्रदूषित हो जाएगी तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हो पाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के डिजीज होने लगते हैं, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, श्वास लेने में कठिनाई और अस्थमा जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको प्रदूषक तत्वों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, प्रदूषक तत्व यानी कि पॉल्यूटेंट्स वे कारक होते हैं जो वातावरण में आकर अवांछनीय परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं या पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पॉल्यूटेंट्स का विभाजन यानी कि प्रदूषण बढ़ाने वाले तत्वों का विभाजन कई आधारों पर किया गया है, जिसके बारे में मैं आज आपको बारी बारी से बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पर्यावरण तत्वों को, यानी कि पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं इन्हें मुख्य रूप से प्राकृतिक प्रदूषण और मानव द्वारा उत्पादित प्रदूषक तत्व के रूप में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रदूषकों के ऊपर और उसके बाद में बात करेंगे मानव द्वारा। और अवलोकन के आधार पर भी प्रदूषकों को 3 भागों में बांटा गया है: नजर आने वाले प्रदूषक, नजर न आने वाले प्रदूषक। तीसरे होते हैं दोस्तों भौतिक अवस्था के आधार पर प्रदूषक, तो ठोस भौतिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण और जैविक प्रदूषण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि वे सभी प्रदूषक जो शरीर के अंगों को कमजोर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि कुछ जीव जैसे कि डाइटम की भोजन शक्ति कमजोर हो जाती है और रासायनिक खाद के उपयोग से खरपतवार में वृद्धि होती है। और पेट्रोलियम प्रदूषण से क्या होता है जुपले केटन पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों प्रदूषण का। वैसे तो प्रभाव बहुत ही प्रतिकूल होता है, जिससे कि जैव विविधता में भी कमी आती है और प्रदूषण जो होता है वह कुछ ही मिनटों में हो जाता है, लेकिन वह कई सालों तक बना रहता है। इसीलिए इसका जीवन और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जो कि लंबे समय तक बना रहता है। इसके बाद में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण वैसे तो कई प्रकार से होता है, जैसे कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण और बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, जो आगे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको मृदा प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, डिस्कस करेंगे मृदा प्रदूषण के ऊपर। तो मृदा की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक मानवीय कारणों से मृदा में कई अवांछित तत्व मिल जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति के ह्रास को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों, मृदा प्रदूषण के कारण कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फसल का उत्पादन घट जाता है और भूमि में पाए जाने वाले मृदा को उपजाऊ बनाने वाले जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो भौतिक प्रक्रिया, मृदा प्रदूषण के लिए भौतिक प्रक्रियाएं बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है, जैसे कि मृदा अपरदन। जब ज्यादा बारिश हो जाती है तो वर्षा के जल के साथ मृदा में पाया जाने वाला जो लाभकारी तत्व होते हैं, ह्यूमस होती है, और जो मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु होते हैं वो मृदा के साथ बह जाते हैं। इसे मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें जो है मृदा कटाव को रोकना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैविक प्रक्रिया की। तो जैविक प्रक्रियाएं जो होती है यह भी मृदा अपर्दन के लिए काफी जिम्मेदार होती है। जैसे कि हम ज्यादातर सूक्ष्म जीव जब बहुतायत में हो जाते हैं तो मृदा के उपजाऊपन में कमी आती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे मृदा अपर्दन। मृदा के ह्रास के लिए वायु आधारित स्रोत भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जब धुएं में वायुमंडल के तत्व प्रवेश कर जाते हैं तो वायु से बहुत सारे विषैले तत्व खेतों में गिरते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। यानी कि वायु स्रोत भी मृदा अपर्दन और मृदा के ह्रास के कारण बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैव खाद एवं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ज्यादा दवाइयों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण काफी हद तक होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों औद्योगिक एवं नगरीय कूड़ा करकट। तो औद्योगिक एवं नगरीय कूड़ा करकट जब ज्यादा मात्रा में मिट्टियों में डाल दिया जाता है तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे मृदा प्रदूषण के परिणाम के ऊपर। दोस्तों, मृदा प्रदूषण के कारण कृषि क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी आएगी, जिससे भूमि का उपजाऊपन कम होगा, लवणता में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कि भूमि बंजर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जैव विविधता में कमी आएगी, क्योंकि भूमि का ह्रास होगा। इसके अलावा जैव रासायनिक तत्वों का अधिक मात्रा में उपयोग करने से बहुत सारे पशु पक्षियों में बीमारियां हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मृदा प्रदूषण पर नियंत्रण पर डिस्कस करेंगे। तो मृदा प्रदूषण को नियंत्रण करना है तो हमें मृदा अपर्दन को रोकना होगा, गोबर व हरी खादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, वैज्ञानिक विधि से हमको फसल उत्पादन करना होगा और औद्योगिक एवं नगरीय कूड़े करकट का उचित प्रबंध करना होगा, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना होगा, चराई पर नियंत्रण करना होगा और संसाधनों का पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि पराली जलाने पर रोक किस राज्य में लगाई जाती है। तो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में दोस्तों जब वहां पे गेहूं की खेती की जाती है तो उसके बाद खेत में आग लगा दी जाती है, उसे पराली जलाना कहते हैं। तो पराली जलाने का जो काम है वो पंजाब और हरियाणा में होता है, तो पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए। यह भी मृदा प्रदूषण के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को मापने की जो इकाई होती है दोस्तों, इसे बीओडी कहा जाता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को जिंदा रखने के लिए जितने मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है, यानी कि जल में पाए जाने वाले जीव मरने लगे हैं। यानी कि बीओडी का मान बढ़ने पर ज्यादा जल प्रदूषित होता है, यानी कि जल का बीओडी जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रित होना चाहिए। तो बीओडी के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है, इसे आप पढ़ कर जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे जल हमारे जीवन का भौतिक आधार है और जल के बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। हमारे देश में अनेकों नदियां हैं, हमारा मध्य प्रदेश भी नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 236 नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां भी हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 236 नदियां हैं और पूरे भारत में अनेकों नदियां हैं। तो इन नदियों में पाए जाने वाले जल में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि जल प्रदूषित हो जाता है। तो दोस्तों जल प्रदूषण को रोकना हमारे देश के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में गंगा नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वहां पर पाए जाने वाले अनेकों सूक्ष्मजीव नष्ट होने लगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गंगा नदी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2312 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के मुख्य कारण। तो जल प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं दोस्तों गंदे पानी एवं कीचड़ का मिश्रण। तो दोस्तों बरसात के दिनों में जब बारिश होती है तो गंदा पानी जो होता है वो नदियों के पानी से मिल जाता है, जिससे नदियां काफी हद तक दूषित हो जाती है। इसके बाद में है अजैविक पदार्थ एवं खनिज। दोस्तों जो धातु प्रक्रम यानी मेटलर्जी वाले जो कारखाने होते हैं जहां अयस्कों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है, उसमें निकलने वाला जो प्रदूषित जल होता है उसे बाद में नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे नदियों का जल भी दूषित हो जाता है, जिसमें जल में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं और मछलियां भी मरने लगती है क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नाइट्रेट्स की। तो जल प्रदूषण में नाइट्रेट्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब विभिन्न प्रकार के ईंधनों को जलाया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी विषैले गैसें वातावरण में चली जाती है और जब बारिश के दिनों में बारिश होती है तो वो एसिड रेन का कारण बनती है, जिसके कारण नाइट्रेट्स के लवण या नाइट्रेट्स के बहुत सारे यौगिक जो कि मृदा और जल में मिल जाते हैं, जिसके कारण नाइट्रेट्स जल प्रदूषण के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे सिंथेटिक जैविक कंपाउंड। तो बहुत सारे ऐसे सिंथेटिक या संश्लेषित जैविक कंपाउंड होते हैं जो जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे तेल और पेट्रोलियम। तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के कारण भी जल प्रदूषण होता है।
जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि समुद्र में बहुत सारे तेल के कुएं होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, और पेट्रोलियम की पाइपलाइनें होती है, उनमें लीकेज के कारण मृदा जल के ऊपर में पेट्रोलियम की पतली परत बन जाती है, जिसके कारण वातावरण की ऑक्सीजन समुद्री जल में घुल नहीं पाती है, जिससे समुद्र में कई प्रकार की मछलियां और समुद्री जीव मरने लगते हैं, जिसके कारण समुद्री जल दूषित हो जाता है, जिससे तेल और पेट्रोलियम के कारण इस तरह समुद्री जल दूषित होता है। आगे बढ़ते हैं रेडियो एक्टिव कूड़ा करकट। तो दोस्तों रेडियो एक्टिव कूड़ा करकट भी काफी हद तक जलीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव कूड़ा करकट जो होता है उसे समुद्री जल में या मिलिट्री द्वारा जल में निष्कासित कर लिया जाता है, जिसके कारण समुद्री जल दूषित होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे विविध कारण। तो अनेकों कारण है दोस्तों, जैसे कि समुद्र में चलने वाले विभिन्न प्रकार के पनडुब्बियां और विभिन्न प्रकार के जल पोतक विमान होते हैं जो कि पेट्रोलियम पदार्थों से निकलते हैं, तो उनके द्वारा निकलने वाला भी धुआं या उनके द्वारा जो पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव होता है उससे भी जल प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों उद्योगों के द्वारा जल प्रदूषण। तो उद्योगों के द्वारा जो अपशिष्ट निकलता है उसमें कई क्षार और कई रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। अब हम बात करेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव। तो दोस्तों जल प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जैसे कि हैजा, पेचिस, दस्त, पीलिया, तपेदिक, टाइफाइड और बुखार, ये सभी प्रदूषित जल पीने से होती है। इसीलिए हमें जल को हमेशा उबालकर और फिटकरी डालकर और क्लोरीन की गोलियां डालकर उन्हें शुद्ध करते रहना चाहिए। इसके अलावा बरसात के बाद हमें अपने कुओं में ब्लीचिंग पाउडर भी डालना चाहिए। तो दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आता है, उसका सूत्र जो होता है CaOCl2 होता है। कैल्शियम डाइऑक्सीक्लोराइड जो होता है यह ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। यह सफेद रंग का पाउडर होता है, जिसे कुएं में डालने पर कुएं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में पेट की बीमारियां। तो बहुत सारी पेट की बीमारियां जो होती है दोस्तों वो प्रदूषित जल की वजह से होती है। फेफड़ों का कैंसर भी जो होता है दोस्तों वो प्रदूषित जल व एस्बेस्टास के रेशों से होता है। इसके अलावा दोस्तों MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि फेफड़ों का कैंसर जल प्रदूषण के कारण कैसे होता है। तो जल में पाए जाने वाले एस्बेस्टास के रेशों के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों त्वचा की बीमारियां। तो जल में अनेकों प्रकार के फंगस और फफूंद पाए जाते हैं, जिसके कारण हमें त्वचा संबंधी भी बीमारियां होती है, जिससे त्वचा में खुजली और जलन जैसी बीमारियां होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम जल परितंत्र पर प्रभाव। तो जल प्रदूषण से जल अम्लीय हो जाता है और जल परितंत्र पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जलाशयों में अपतरण। तो दोस्तों जलाशयों में अपतरण और नाना प्रकार के खरपतवार उत्पन्न होते हैं जो जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे मृदा प्रदूषण के ऊपर। तो दोस्तों जल प्रदूषण, जब प्रदूषित जल मृदा में जाता है तो मृदा प्रदूषण को भी उत्तरदायी करता है। इसके बाद बात करेंगे सागरीय परितंत्र को हानि। तो दोस्तों जल प्रदूषण से सागरीय परितंत्र को भी हानि होती है, सागर में भी पाए जाने वाले कई जीव मर जाते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जल संरक्षण के ऊपर। तो दोस्तों जल संरक्षण के लिए हमें शिक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा औद्योगिक पदार्थों से निकलने वाले अपशिष्टों के भी उचित निकासी की जरूरत है और पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित उचित कानून भी बनाना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों वायु प्रदूषण के ऊपर। दोस्तों वातावरण में हमारे वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती है। सबसे नीचे में क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर आयन मंडल और लास्ट में बहिर्मंडल पाया जाता है। तो वातावरण में पाई जाने वाली गैसों में जब पाए जाने वाले गैसों के अनुपात में या संगठन में जब अवांछित परिवर्तन होते हैं तो उसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कई परिणाम होते हैं। फेफड़ों का कैंसर होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, अस्थमा और दमा जैसे रोग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वायु प्रदूषण में प्रमुख वायु प्रदूषक होते हैं एस्बेस्टास डस्ट। तो एस्बेस्टास सीट के निर्माण में जो एस्बेस्टास डस्ट होती है यह भी फेफड़ों के कैंसर और श्वास संबंधी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो विभिन्न जीवाश्म ईंधनों के जलाने से काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों वो वातावरण में 0.03% पाई जाती है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है दोस्तों ये काफी विषैली गैस होती है। ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर जटिल यौगिक बनाती है, जिसके कारण हमें मूर्छा आने लगती है, सिर दर्द होने लगता है और बेहोशी की भी समस्या होने लगती है। इसके बाद में दोस्तों वायु प्रदूषण के लिए एक और महत्वपूर्ण कारक होता है कैडमियम। कैडमियम जो होता है दोस्तों इसका प्रभाव हृदय पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे हृदय की दर बढ़ जाती है और कई बार हार्ट अटैक का भी खतरा होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, जिसे शॉर्ट में CFC कहा जाता है। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों जो ओजोन परत के क्षरण का कारण बनता है। तो ओजोन परत जो होती है दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है। पृथ्वी से 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारे शरीर में होने वाले त्वचा कैंसरों से हमें बचाती है। तो दोस्तों ओजोन परत को पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली सुरक्षात्मक परत या सिक्योरिटी शील्ड भी कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओजोन परत जो होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो समताप मंडल में पाई जाती है, और ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो कि वातावरण में ऑक्सीजन गैस जो होती है O3 अणु के रूप में बदल जाती है और ओजोन परत को बनाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कपास का चूरा। तो कपास का जो चूरा होता है यह भी काफ़ी हद तक वातावरण में प्रदूषण का कारण बनता है, जो कि हाइपरटेंशन, श्वास संबंधी समस्या, नाक, आंख व गले में जलन व श्वसन तंत्र का ह्रास करता है। आगे बात करेंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो कि जिनके जलाने पर विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती है, जिनका बुरा प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और किडनी को पहुंचता है। इसके अलावा दोस्तों हाइड्रोकार्बन के दहन से पारा का भी उत्सर्जन होता है, जो तंत्रिका तंत्र पर विकार उत्पन्न करता है, उत्तेजना और चिड़चिड़ापन और कपकपी और मिनीमिटा जैसे रोग होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र का विकार और स्मृति ह्रास जो है वो किस हाइड्रोकार्बन के कारण होता है, तो वो सीसा के उत्सर्जन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण भी बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व। तो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं इनके द्वारा निकलने वाली कास्मिक किरणें, एक्स किरणें, बीटा किरणें, रेडॉन और रेडियम के द्वारा जो निकलने वाली विभिन्न रेडियो एक्टिव प्रदूषक होते हैं उनके द्वारा भी हमारे वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे हमारे अनुवांशिक जेनेटिक्स में परिवर्तन आता है। इसके अलावा सिलिका का चूरा भी जो होता है दोस्तों, इसके भी द्वारा हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, यह भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे वायु प्रदूषण के ऊपर। तो वायु प्रदूषण के जो विभिन्न कारक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, जो थर्मल पावर प्लांट से अपशिष्ट के रूप में निकलता है। इसके अलावा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो वाहनों से निकला हुआ प्रदूषण होता है, जो कि साइलेंसर में जाकर चिपक जाता है, ये एक प्रकार के सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होते हैं। इसके अलावा तंबाकू का जो धुआं होता है दोस्तों, कई लोग जो होते हैं बस स्टैंड में या फिर हॉस्पिटल्स में या स्कूलों के सामने में स्मोकिंग करते हुए आप देखे होंगे, तो वो तंबाकू का जो धुआं होता है दोस्तों वह भी एक प्रकार का वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसके कारण हमें फेफड़े का कैंसर हो जाता है। और दोस्तों दिल्ली में बहुत ज़्यादा कैंसर है, वहाँ पे तो आप लोग अगर सिगरेट नहीं भी पीते हैं तो आपको कैंसर होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ वायु प्रदूषण बहुत ही अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की। तो वायु प्रदूषण का अगर हमें प्रबंधन करना है तो हमें वाहनों और सड़कों का उचित रखरखाव करना पड़ेगा, सक्षम सरकारी परिवहन तंत्र का निर्माण करना पड़ेगा। इसके अलावा कूड़ा करकट जलाने का उचित प्रबंध करना होगा, झूम कृषि पर प्रतिबंध लगाना होगा, यानी कि एक स्थान पर कृषि किए फिर वहाँ पे आग लगा दिए फिर दूसरी जगह चलेगा, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। इसके अलावा सौर ऊर्जा व पानी बिजली उत्पादन अधिक करना है। इसके अलावा वृक्षारोपण पर ध्यान देना और पुराने औद्योगिक व बिजली ताप घरों के मशीनों के स्थान पर हमें जो है उन्नत प्रकार के नई मशीनें लगाना है। इसके अलावा दोस्तों वायु प्रदूषण को अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमें अपने गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके अलावा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर अनेकों कदम उठाए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले 1970 में एक विश्व सम्मेलन किया गया था। इसके बाद में पर्यावरण अम्लीकरण के आधार पर 1982 में स्टॉकहोम में विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं हमारे देश में आयोजित किए गए और विश्व में आयोजित किए गए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का भरसक प्रयास किया गया। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के बारे में। दोस्तों जब हमें अवांछित प्रकार की ध्वनि आती है तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। मनुष्य जो सामान्य बातचीत करता है उसमें 40 से 50 डेसिबल की वॉइस उत्पन्न होती है, और जो हम फोन पे बातचीत करते हैं उसमें मात्र 10 डेसिबल की आवाज होती है। लेकिन अगर 80 डेसिबल के ऊपर का अगर ध्वनि उत्पन्न की जाए तो उसे शोर का दर्जा दिया जाता है, और अगर 125 के ऊपर की डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न की जाए तो उससे व्यक्ति के कान के पर्दे फट सकते हैं, व्यक्ति बहरा हो सकता है, पागल हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। और ज्यादा ध्वनि से हमारा बीपी बढ़ जाता है, गर्भपात भी हो जाता है, कई सारी समस्याएं होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक समस्याएं। तो दोस्तों सामाजिक सभाएं जो होती है यह भी ध्वनि प्रदूषण के लिए काफी हद तक जिम्मेदार होती है। धार्मिक स्थल व उपासना स्थल पर जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाणिज्यिक प्रक्रियाएं, जो कि सड़कों पर लोग माल बेचते हैं, 2 का लो 10 का लो, भटा लो, आलू लो, गोभी लो, इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा दोस्तों तीज त्योहार पर विभिन्न प्रकार के नारे और रैलियां निकाली जाती है, विभिन्न प्रकार की यात्राएं निकाली जाती है, विभिन्न प्रकार की रथ यात्राएं निकाली जाती है, उससे भी कई प्रकार का ध्वनि प्रदूषण होता है।
जिससे दोस्तों कई लोगों को बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में बात करेंगे औद्योगिक प्रक्रियाएं, तो कारखानों में चलने वाली विभिन्न मशीनों की गड़गड़ाहट के कारण भी, औद्योगिक प्रदूषण के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा वाहनों व परिवहन तंत्र में चलने वाली विभिन्न गाड़ियों की आवाज़ों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन करने वाले विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों में भी चलने वाली मशीनों के कारण बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा दोस्तों कृषि यंत्रों के द्वारा, कृषि में काम आने वाले ट्रैक्टर और विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों मनुष्य का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, मनुष्य की धड़कनें बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है और मन में बेचैनी होती है, रात में नींद ना आना, अनिद्रा और तनाव, इस प्रकार के टेंशन आने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण का समाज पर प्रभाव। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण से समाज पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। सामान्य प्रभाव यह है कि दोस्तों इससे मनुष्य की सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो पशु पक्षियों का व्यवहार भी प्रभावित होता है, मनुष्य जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। शारीरिक प्रभाव यह होता है दोस्तों कि मनुष्य के कान के पर्दे क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, सुनने की क्षमता कम हो सकती है, मनुष्य की प्रजनन क्षमता व गर्भपात जैसी समस्याएं की आशंका बन जाती है। इससे तंत्रिका तंत्र और कानों में दर्द होता है और शरीर में थकान महसूस होती है। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का शरीर पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण की। तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को अगर नियंत्रित करना है तो हमें ध्वनि प्रदूषण के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों से लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। कानों के लिए कंटोप का उपयोग करना होगा और शिक्षा संस्थानों व अस्पतालों से ध्वनि प्रदूषण को दूर करने का प्रयास करना होगा और सड़कों में भारी मात्रा में वृक्षारोपण करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की। तो विभिन्न कारखानों से निकलने वाला जो सॉलिड वेस्ट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा अवशिष्ट प्रदूषण होता है, जिससे हमें उन अवशिष्ट पदार्थों को उचित भंडारण और निष्कासन की व्यवस्था करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे नाभिकीय न्यूक्लियर प्रदूषण की। तो नाभिकीय प्रदूषण जो होता है, हमारे देश में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जैसे थोरियम, यूरेनियम, इन सभी पदार्थों से निकलने वाले पोलोडिनियम, प्लूटियम और रेडियम, इनसे जो कोई भी हानिकारक गैसें और अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उन्हें उचित तरीके से निपटारा करना होगा। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नाभिकीय प्रदूषण का प्रभाव। तो नाभिकीय प्रदूषण से मनुष्य जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नाभिकीय विकिरण से संपर्क में आने वाले जीवों की तुरंत मृत्यु हो जाती है और शरीर के कई बाल झड़ जाते हैं और मसूड़ों से रक्तस्राव तक हो सकता है। तो नाभिकीय प्रदूषण से क्या होता है, शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है और दमा का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा रक्तस्राव और हेमरेज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है और वंशागत बीमारियां भी हो सकती है। धातुओं को पिघलाया जा सकता है और जैव विविधता में भी कमी आती है। यानी कि ध्वनि प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। नाभिकीय प्रदूषण के रोकथाम के हमें पूर्णतः प्रभाव करने चाहिए। नाभिकीय हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, न्यूक्लियर परीक्षण पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे सागरीय प्रदूषण की। तो हमारे पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जो है वो महासागरों से युक्त है और इन महासागरों में जब हम अपशिष्ट पदार्थों को डालते हैं तो उससे सागरीय प्रदूषण क्रिएट होता है, जिससे सागर में पाए जाने वाले जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सागरीय प्रदूषण के प्रमुख कारण। तो कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं सागरीय प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा सागरों में जानबूझकर जो रासायनिक पदार्थों को डाला जाता है उसके कारण भी सागरीय प्रदूषण होता है और गंदे पानी का सागरों में निकास करने से भी सागरीय प्रदूषण होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी प्रस्फुटन से भी कई प्रकार के सागरों में लावा जाता है और उससे हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे सागर का प्रदूषण होता है। इसके अलावा सागरीय प्रदूषण का सागरीय परितंत्र पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। सागर में सागरीय परितंत्र के बुरे प्रभाव से क्या होता है कि हमारे वातावरण में बहुत सारे विशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो सागरीय जल में मिल जाते हैं, जिससे सागरीय तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जो होते हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सागरीय प्रदूषण पे नियंत्रण पे डिस्कस करेंगे। तो मलजल की अभिक्रिया, मलजल की अभिक्रिया जो होती है, प्रत्येक नगर में अनेक कारखाने लगाए जाने चाहिए और उत्तम प्रकार के टैंकर का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि जल का प्रदूषण ना हो। इसके अलावा दोस्तों प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बनना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। के लिए सारे मैंने सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आने वाले वीडियो को कैसे देखोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।